A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 12 के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। दिस इज़ माई इंस्टाग्राम लिंक और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है जिस पर आप मेरे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं क्लास 6, 7, 8 और 9 साइंस एनसीईआरटी के लेक्चर्स को भी देखना तो उन सब के लिंक भी इसी टेलीग्राम चैनल पर दे दिए गए हैं। जब आप मेरा चैनल ज्वाइन करें तो लिंक में मेरे नाम की स्पेलिंग ज़रूर चेक कर लें। दिस इज़ ओनली वन टेलीग्राम चैनल आई एम हैविंग। अभी इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने बात किया था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो हमने बात किया था कि इलेक्ट्रिसिटी जब डिस्कवर की गई थी तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम लोग को पता नहीं था। तो लेटर ऑन हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन जिस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई थी उस टाइम पर हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं जानते थे। फिर हमने बात किया था इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट को हम किस में मेजर करते हैं, व्हाट इज़ 1 एम्पियर। हमने बात किया था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जिसको हम कॉलम में मेजर करते हैं। एक कॉलम जो चार्ज है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। हमने इन सब चीज़ों के बारे में बात किया था। फिर हमने बात किया था अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसको हम किस में, वोल्ट में मेजर करते हैं। हमने एमीटर के बारे में बात किया, वोल्ट मीटर के बारे में बात किया। इलेक्ट्रिक जो सर्किट होता है उसमें एमीटर को कहाँ अटैच किया जाता है, वोल्ट मीटर को कहाँ अटैच किया जाता है, इसके बारे में भी हमने बात किया। इलेक्ट्रिक सिंबल्स के बारे में बात किया। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ओम्स लॉ के बारे में। तो एक जर्मन फिजिसिस्ट रहे हैं जॉर्ग साइमन ओम। तो जो इन्होंने क्या देखा, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व किया कि जो करंट फ्लो करता है एक मेटालिक वायर में और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है और जो मेटालिक वायर है उन सब के बीच में एक रिलेशनशिप होती है। उन्होंने बताया the potential difference V across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it. जितना potential difference है V जो है is directly proportional to I। इसका मतलब क्या है, जितना ज़्यादा potential का difference होगा, जितनी ज़्यादा बड़ी बैटरी ले लोगे उसके दूसरे एंड तक उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा। अगर आपको एक बड़ी कार चलानी है तो आपको एक बहुत बड़ा बैटरी लेना पड़ेगा। अगर आप एक छोटी सी टॉय कार चलाना चाहते हो तो आपकी छोटे से सेल से काम चल जाएगा। तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होता था, एक ज़्यादा जगह पे आपने बहुत बड़ा बैटरी लगा दिया तो दूसरे एंड पे उस एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, करंट। तो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो पोटेंशियल डिफरेंस। प्रोवाइडेड क्या है, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स सेम। देखो टेम्परेचर वेरी करेगा तो उस मेटल की कंडक्टिविटी, उसके रेजिस्टेंस, उस सब के ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो अगर एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर जब आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा देंगे तो उसका क्या बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो भी बढ़ जाएगा। तो वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो अगर हम V बाय I करते हैं इज इक्वल टू अ कांस्टेंट और उस कांस्टेंट को उन्होंने R बोला, ठीक है। तो ये R क्या होता है, R इज़ द रेजिस्टेंस। तो ये जो R है, R इज़ अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन मेटालिक वायर एट अ गिवन टेम्परेचर एंड इट्स कॉल्ड द रेजिस्टेंस। तो ये जो R दिया गया था V बाय I इज इक्वल टू R, यही ओम्स लॉ है। तो ये जो R है दिस इज़ अ कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगा वो एट अ गिवन टेम्परेचर एंड दिस इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, प्रॉपर्टी होती है ये हर एक कंडक्टर की जिससे कि वो प्रॉपर्टी, जिससे कि वो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, रेजिस्ट करता है। तो हर एक मेटल जो होगा एक पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर पर फ्लो ऑफ करंट को अपोज करेगा कि भाई 10 डिग्रीज टेम्परेचर है तो उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा कुछ भी, जो भी उसका नंबर है। 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, जो भी। तो टेम्परेचर जो होता है उस एक गिवन टेम्परेचर पर एक गिवन कंडक्टर जो है रेजिस्टेंस शो करता है अगेंस्ट व्हाट, फ्लो ऑफ करंट के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस शो कर रहा है, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। जो चार्ज फ्लो होगा उसको वो रेजिस्ट कर रहा है। एसआई यूनिट इज ओम, रिप्रेजेंटेड बाय ओम जो होता है उसको हम किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डब्ल्यू में। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R इज इक्वल टू वी आई।
R इज इक्वल टू वी आई, और इसको हम किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं W नंबर से, ओम से। ओम इसको बोल रहे हैं और इसका ग्रीक लेटर हमने क्या रखा है, W। ये क्या है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द, नहीं ये क्या है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस दो एंड्स में कंडक्टर के, यहाँ पे आपने बैटरी लगा दी, यहाँ पे एक ने अपने वायर लगा दी, ये बहुत बड़ी बैटरी लगा दी, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया आपने। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस दो एंड्स पे कंडक्टर के क्रिएट हुआ है, अगर ये 1 वोल्ट का है एंड द करंट थ्रू इट इज़ 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम W से। तो 1 ओम क्या हो गया, 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर, V बाय आई। 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होती है हर एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है एट पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर, ये कांस्टेंट है जिससे कि वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा उसको रेजिस्ट करता है। सो दिस इज ओम्स लॉ। अब हम देख लेते हैं ओम्स लॉ के ये क्या है। तो 1 ओम हम समझ गए, 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द फ्लो ऑफ 1 एम्पियर ऑफ करंट थ्रू अ करंट कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। तो 1 ओम जो है 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर है। दिस वी नो, यहाँ पे ये साइन आएगा, ओके। तो अगर हमें देखना है फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ, it is obvious that the electric current through a resistor is inversely proportional to the resistance. अब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इस बात से आपको क्या समझ में आता है, इलेक्ट्रिक जो करंट का, दैट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ रेजिस्टर, अगर एक रेजिस्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक करंट जो होगा उसका जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा वो उतना ही कम फ्लो करेगा। दिस मीन्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। ये आप समझ गए, रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक करंट है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप हो गया। जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक का करंट जो है वो फ्लो कम हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, वो था पोटेंशियल डिफरेंस के। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा करंट होगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही कम करंट होगा। तो क्या है, द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, ओके। वो तो हमेशा स्ट्रेट लाइन रहती है। देखो अगर आप एक जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस प्लॉट कर दोगे, एक जगह पे इलेक्ट्रिक करंट, तो जैसे जैसे वो बढ़ेगा वो भी बढ़ता जाएगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी। मान लीजिए ये पोटेंशियल डिफरेंस 10 है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट भी 10 हो गया, यहाँ पे आ गया 20 है तो 20 हो गया। मतलब ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में रहेगा। द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस इलेक्ट्रिक करंट, ये कैसा रहेगा, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगा। ये भी आपका पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा हमेशा, क्योंकि वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब हम बात करेंगे फैक्टर्स जिसके ऊपर की रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड करता है। वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो देखिए अगर आप देखेंगे, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो एमीटर की रीडिंग होती है, एमीटर क्या मेजर कर रहा है, एमीटर करंट मेजर कर रहा है, डिक्रीज हो जाएगी टू 1/2 व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल। लेंथ ऑफ द वायर को आप डबल कर दोगे, मान लो आपने इतनी छोटी सी तार लगा रखी है, यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे अपनी छोटी सी तार लगा रखी है, तो एमीटर की रीडिंग नोट करो आप। इसी तार को आप डबल कर दो तो फिर एमीटर की रीडिंग नोट करो। तो जो एमीटर के अंदर जो रीडिंग आ रही है, एमीटर क्या नोट कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक करंट अगर वायर की लेंथ डबल हो गई तो करंट जो फ्लो था वो हाफ हो गया। एमीटर रीडिंग इंक्रीज हो जाती है व्हेन अ थिकर वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ द सेम लेंथ इज यूज्ड इन सर्किट। मोटी वायर ले लो, एक पतली सी वायर से क्रॉस करा दो करंट को, फिर एक मोटी सी वायर से क्रॉस करा दो करंट, तो मोटी वायर ले लोगे तो इंक्रीज हो जाएगी रीडिंग। A change in emitters reading is observed when the wire of different material is used. डिफरेंट मटेरियल ले लिया तो भी आपने अलग से चेंज नोटिस करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ वी ऑब्जर्व दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है,
जो एक पर्टिकुलर कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस किस चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, उसका कर रहा है उसकी लेंथ के ऊपर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कितनी पतली वायर है कितनी मोटी वायर है, और नेचर ऑफ इट्स मटेरियल। कंडक्टर किस चीज़ का यूज़ किया आपने, चांदी का है, सिल्वर का है, कॉपर का है, लोहे का है, क्या है कंडक्टर। Precise measurements have shown that the resistance of a uniform metallic conductor is directly proportional to its length and inversely proportional to the area of cross section. That is, अगर resistance आपको देखना है तो वो क्या है, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन के। ओके, आर, अगर हमने इसमें रेजिस्टेंस आर रो इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। देखो अगर आप इसमें ये देखते हो आर किसके है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड आर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन है, एरिया। तो अगर आप आर के बीच में इज इक्वल टू आर एल बाय ए करते हो तो ये क्या है, ये रेजिस्टिविटी है। एक अब हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, एक रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं जो हमने अभी पढ़ा। रेजिस्टेंस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस जो है एक पर्टिकुलर मेटल का तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, उसकी लेंथ पे, उसके क्रॉस सेक्शन पे और उसके मटेरियल के ऊपर। तीन चीज़ों के ऊपर उसका वो डिपेंड करता है। अगर हम इस फॉर्मूले में लगा देते हैं तो यहाँ पे हमें एक ये मिलता है आर कांस्टेंट, ये होती है इसकी रेजिस्टिविटी, वेयर आर इज़ अ कांस्टेंट ऑफ अ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट्स कॉल्ड द इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर। एक पर्टिकुलर मटेरियल की बात कर रहे हैं हम, उसका कंडक्टर हमने बनाया तो हमने देखा आर जो है उसका रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दिस आर स्मॉल, ये इसका ये एक और कांस्टेंट है रेजिस्टिविटी का, ये उसका लेंथ है और ये उसका एरिया है क्रॉस सेक्शन। ये आर क्या है, ये कांस्टेंट है रेजिस्टिविटी। अब ये क्या होती है इसको हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल है, अगर सवाल इसमें से आ जाता है तो सिर्फ वही लोग सॉल्व करेंगे जो कि इस चैप्टर को पढ़ के जाते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या है, एसआई यूनिट होगी इसकी ओम मीटर, डब्ल्यू से हमने रेजिस्टेंस मेजर किया था, ओम मीटर। इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। जो रेजिस्टिविटी होती है ना वो क्या होती है, वो उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या होगा, रेजिस्टेंस जो होगा एक पर्टिकुलर कंडक्टर का वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी लेंथ बढ़ा दोगे बढ़ जाएगा, मतलब लेंथ बढ़ा दोगे तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। छोटी लेंथ कर दी तो कम रेजिस्टेंस शो करेगा, आपने उसकी मोटी वायर कर दोगे तो कम रेजिस्टेंस शो करेगा। सिमिलरली आप उसका मटेरियल चेंज कर दोगे तो अलग होगा। लेकिन अगर सेम मटेरियल का कंडक्टर है तो उसकी रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो जो है वो कितना रेजिस्टेंस उसको देगा वो उसके डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे, वहाँ पे डिपेंड करती है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बोथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल वेरी विद द टेम्परेचर। तो रेजिस्टिविटी जो हम चेक करते हैं वो एक पर्टिकुलर हम टेम्परेचर के लिए चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो कांस्टेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसके टेम्परेचर के ऊपर। वो इस पर्टिकुलर एक ही मेटल की यहाँ पे बात हो रही है। और अगर हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ता रहता है उसकी लेंथ के साथ साथ, उसकी थिकनेस के साथ साथ, तार की थिकनेस कितनी है और उसके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो मेटल्स हैं और जो उसके अलॉयज़ हैं उनके अंदर वेरी लो रेजिस्टिविटी रहती है, उसकी रेजिस्टिविटी की रेंज 10⁻⁻8 तक हो सकती है, 10⁻⁻6 तक हो सकती है ओम मीटर, ठीक है। वो गुड कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन जैसे रबड़ और ग्लास होगा जो कि बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, उनका रेजिस्टिविटी 1012 से लेके 1017 ओम मीटर तक रह सकती है। तो अब हमने यहाँ पे दो चीज़ों की बात की, एक रेजिस्टेंस की बात की, एक रेजिस्टिविटी की बात की। तो रेजिस्टिविटी जो होती है हम एक पर्टिकुलर मटेरियल के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो डिपेंड करती है उसके टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। रेजिस्टेंस जब हम बात कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट में देखते हैं तो वो एक पर्टिकुलर मेटल की भी वायर को लंबा करने से, मोटा पतला करने से भी चेंज हो सकता है। तो ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में डिफरेंस होता है, राइट। दोनों जो होंगे टेम्परेचर के साथ वेरी करेंगे। तो रेजिस्टिविटी जो होती है अलॉय की इज़ जनरली हायर देन दैट ऑफ इज कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। अगर आप एक मेटल लेंगे और एक उसका अलॉय लेंगे तो मेटल के अलॉय की ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है। तो अलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली एट हाई टेम्परेचर।
क्योंकि वो ज़्यादा रेजिस्टिविटी शो कर रहे हैं, रेजिस्टेंट है वो ज़्यादा। तो अलॉयज़ जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे जल्दी से हाई टेम्परेचर पर। फॉर दिस रीज़न दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन एंड टोस्टर्स एक्सेट्रा। तो ये उसका अप्लाइड पार्ट है। तो हमने इस 2 स्लाइड्स में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग 2 चीज़ों को हमने पढ़ा, रेजिस्टेंस को और रेजिस्टिविटी को। ओम्स लॉ ने हमें बताया रेजिस्टेंस के बारे में, जिसको हम मेजर कर रहे थे, ओम में मेजर कर रहे थे हम उसको, और हम उसको कर रहे थे W से, हम उसको डिनोट कर रहे थे, है ना, 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको हमने W से डिनोट किया था। फिर हमने बात किया एक और चीज़, जो हमने बात किया कि जो रेजिस्टेंस है वो इलेक्ट्रिक फ्लो और एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा था, तो हमने एक और फॉर्मूला निकाला रेजिस्टिविटी का। तो जो रेजिस्टिविटी है दैट इज़ वो डिपेंड करेगी एक ही मेटल की, उसके केस में एक ही पर्टिकुलर मटेरियल के केस में हम उसको मेजर कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर मटेरियल के केस में वो उसके टेम्परेचर के साथ साथ वेरी करती है, ठीक है। और हमने दूसरी बात ये पढ़ी कि जो अलॉयज़ और उसके मेटल होगा, जो अलॉयज़ होंगे वो ज़्यादा बेटर होते हैं, उनकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। इसी के लिए वजह से हम उनको इलेक्ट्रिक जो अप्लायंसेस होते हैं उसमें अलॉयज़ को यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ मेटल, ठीक है। ये था रेजिस्टिविटी के बारे में। ओके, यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में डिफरेंस आपने समझ लिया है। अब हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टर। हम क्या करते हैं, जब भी हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसके अंदर रेजिस्टर्स यूज़ करते हैं। तो रेजिस्टर्स जो होते हैं, हमने अभी देखा कि जो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका फ्लो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, उसका वो कर रहा था पोटेंशियल डिफरेंस के बीच ऊपर और रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस के ऊपर, रेजिस्टेंस से वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था और पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हमने अब तक के चैप्टर में पढ़ लिया। तो जो अलग अलग तरीके के गैजेट्स होते हैं, हम उसके अंदर रेजिस्टर्स का यूज़ करते हैं जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो हम उनको अलग अलग तरीके से लगाते हैं। हम रेजिस्टर्स को पैरेलल भी लगा सकते हैं और सीरीज़ में भी लगा सकते हैं। मतलब सीरीज़ में देखो ये जुड़ा हुआ है, ये हमने इसी सीरीज़ में जोड़ दिया। पैरेलल में हमने इसको इसके साथ पैरेलल जोड़ा, ठीक है। तो जब हम पैरेलल में, जब हम सीरीज़ में जोड़ते हैं रेजिस्टर्स को, जब रेजिस्टर सीरीज़ में जुड़ते हैं तो वो क्या करेंगे, एंड टू एंड जब हमने उसको सीरीज़ में जोड़ दिया तो टोटल रेजिस्टेंस कितना देंगे, टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो सम ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स, इन तीनों का सम हो जाएगा। जब हमने उसको सीरीज़ में जोड़ा, R1 R2 R3 तीनों का सम होगा, जितना रेजिस्टेंस मिलेगा इस सर्किट के अंदर। ऐसा हमने जो सर्किट बना दिया, इस पूरे सर्किट में कितना रेजिस्टेंस देंगे ये रेजिस्टर्स, वो 1 2 3 तीनों को हमने प्लस कर दिया तो उतना रेजिस्टेंस वो देंगे। अगर आपने इनको पैरेलल में जोड़ा तो रेसिप्रोकल ऑफ द सम, इन तीनों के सम का रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है, उतना रेजिस्टेंस आपको देंगे। तो ये हमें भी देखना पड़ता है। अब देखिए ये बहुत हार्डकोर फिजिक्स की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स की। ये हमें देखना है कि हमको कितना रेजिस्टेंस क्रिएट करना है, कि हम उसको सीरीज़ में जोड़ें या हम उसको पैरेलल में जोड़ें। तो हमें इतना जानते हैं, हमने ये पढ़ लिया थ्योरी से कि अगर हम सीरीज़ में जोड़ते हैं तो सम हो जाएगा, R1 R2 R3 का सीधा सम हो जाएगा। अगर आपने उसको रेजिस्टर को पैरेलल में जोड़ा तो रेसिप्रोकल ऑफ द, तो सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर्स, ठीक है, तो रेसिप्रोकल रहेगा उसका सम। ये आपने इसको सीख लिया। मतलब कितना हो जाएगा, 1/R 1/R1 R2 R3 इतना रेजिस्टेंस हमको मिलेगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करता है ना, तो वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ एक ही इफेक्ट नहीं लगा रहा, वो अपना इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो उसका चाहिए हमको, डिज़ायर्ड इफेक्ट, उसके साथ साथ वो कुछ अपने साइड इफेक्ट, मतलब वेस्टेज ऑफ एनर्जी भी होती है। कोई भी सिस्टम जब हम देखते हैं उसमें किसी भी तरीके की एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी या किसी भी तरीके की और एनर्जी, वो 100% ऑफ एनर्जी को हम जो है वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उस एनर्जी का वेस्टेज हमेशा होता है सिस्टम में। तो जब हम बैटरी और एक सेल का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ करने के लिए, तो जो केमिकल रिएक्शन जो जनरेट होती है विद इन द सेल, वो क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। हम जान गए थे, बड़ी बैटरी लगा दोगे बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, किस किस के बीच में, 2 टर्मिनल्स के बीच में, और उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो सेट हो जाएगा। टू फ्लो द करंट थ्रू ए रजिस्टर और द सिस्टम ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड टू अ बैटरी, हमने देख लिया, हमने पूरा एक सिस्टम बना दिया, उसमें रजिस्टर्स भी लगा रखे हैं हमने बीच में, और वो फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये सारी एनर्जी कहाँ जा रही है,
अ पार्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी इज इन मेंटेनिंग द करंट में बी कंज्यूम टू यूजफुल वर्क। एक बड़ा पोर्शन तो क्या होगा, जो हमें डिज़ायर्ड काम चाहिए, भाई हमें पंखा चलाना है, हमें मशीन वॉशिंग मशीन चलानी, क्या करना है हमें, उसमें यूज़ हो जाएगी। लेकिन रेस्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी में बी एक्सपेंडेड इन हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैजेट। मतलब लेकिन कुछ जो एनर्जी का पार्ट है वो किस में खर्च होगा, वो हीट जनरेट करने में खर्च होगा। वी ऑफन ऑब्जर्व दिस इन एवरीडे लाइफ। आपने देखा होगा बहुत देर तक पंखा चला दोगे तो पंखे को टच करके देखो कि गर्म हो जाएगा, बहुत देर तक आपका कूलर चल रहा है तो वो भी गर्म हो जाता है। तो आपने क्या देखा कि जब आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं किसी चीज़ को तो क्या होता है, एक मेजर पोर्शन पार्ट ऑफ एनर्जी जो होगा वो एक्चुअल वर्क में खर्च हो रहा है, बट जो दूसरा पार्ट होगा उसका एनर्जी का, चाहे वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो चाहे किसी भी तरीके की, वो वेस्टफुल चीज़ एनर्जी में यूज़ हो सकता है, जैसे कि हीटिंग में। तो आपने देखा पंखा गर्म हो जाता है, ये सब। ऑन द अदर हैंड, इफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, दैट इज अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेजिस्टर्स ओनली कनेक्टेड टू अ बैटरी, द सोर्स एनर्जी कॉन्टिन्यूसली गेट डेसिपेटेड एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये बता रहा है कि आपने एक इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर आपको एक्चुअल काम जो भी था आपका, उसके बजाय आपने सारे में रेजिस्टर्स ही लगा दिए, इस तरीके के मटेरियल को लगा दिया जो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस दे रहे हैं, तो क्या होगा, इतना रेजिस्टेंस मिलने से वो पूरा का पूरा सर्किट क्या होगा, गर्म हो जाएगा, इतना ज़्यादा उसका गर्म हो जाएगा, हीट जनरेट हो जाएगी। तो यही जो चीज़ है हम यूज़ करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। किसमें, इलेक्ट्रिक आयरन में, केटल में, कुकर में, इमर्जन रॉड, ओवन, इन सब में हम क्या यूज़ कर रहे हैं। इसमें हमने क्या कर दिया, हमने जानबूझ के इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच में रेजिस्टर्स को यूज़ किया। रेजिस्टर्स क्या, रेजिस्टेंस देंगे और रेजिस्टेंस देने की वजह से वो गर्म हो जाएंगे, और वो जो गर्म होते हैं उसी इफेक्ट को हम यूज़ कर रहे हैं इसमें। तो इसको हम बोलते हैं, दिस इज़ नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो मेन इफेक्ट, साइड इफेक्ट था हीटिंग, हमने उसको एज अ मेन इफेक्ट ले लिया और हमने उसको यूज़ कर लिया। तो दिस इफेक्ट इज़ यूटिलाइज्ड इन डिवाइसेस सच एज हीटर, आयरन एक्सेट्रा में हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कंसिडर अ करंट फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर। तो हमने एक रेजिस्टर लिया जिसका रेजिस्टेंस दे रहा था वो, और उसने हीटिंग कर दी, और उसी हीटिंग वाले इफेक्ट को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये हम बता रहे हैं बात इसमें। तो यहाँ तक आप समझ गए हैं कि यहाँ तक आप समझ गए हैं कि हमने क्या किया है। हम जो है, जो हीटिंग इफेक्ट होता है डिवाइसेस का, रेजिस्टर्स का, उसको यूज़ करके हम उसको यूज़फुल इफेक्ट में भी बदल सकते हैं। तो अब ये नीचे वाले पोर्शन में आप जो है, हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं पावर इनपुट का। हम पावर इनपुट को किस तरीके से समझ सकते हैं, जो पावर इनपुट इज इक्वल टू वी क्यू बाय टी। वी इसमें से पोटेंशियल डिफरेंस है, क्यू बाय टी जो होता है करंट है। तो पावर इनपुट क्या हो गया, वी आई हो गया। तो इस फॉर्मूला को अगर आप डिराइव करेंगे तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, तो इससे हमें मिलेगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग मिल जाएगा। अब ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है हम ये देखेंगे। अभी हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में बात करेंगे, हमने ये डिराइव किया इससे। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये कहता है। तो ये क्या है, जो हीट प्रोड्यूस करेगा एक रजिस्टर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द करंट। करंट जो है, आई इज करंट के स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है रेजिस्टेंस के फॉर द गिवन करंट, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम फॉर विच करंट फ्लोज। मतलब कितना हीट होगा एक रेजिस्टर, वो डिपेंड करेगा जितना उससे करंट फ्लो कर रहा है उसका तो स्क्वायर कर दो, कितना वो रेजिस्टेंस दे रहा है उस पर, और कितनी देर तक वो फ्लो कर रहा है, टाइम कितना ले रहा है, कितनी देर तक फ्लो किया है, कितना रेजिस्टेंस दे रहा है, और कितना करंट फ्लो कर रहा है। उन तीनों चीज़ों के ऊपर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये हमने डिराइव किया था पिछले वाले, इस वाले आप उसको पढ़ लीजिए, उससे हमने डिराइव किया है। तो ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। ये क्या कहता है, एक रजिस्टर कितना हीट होगा ये डिपेंड करता है उसके करंट में कितना फ्लो कर रहा है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, और उसका टाइम कितना दे रहा है, कितनी देर तक उस पर से करंट पास कर रहा है। मतलब कितनी देर तक गीज़र में से अगर आपने कितनी देर तक उसको ऑन किया, कितनी देर तक वो, कितना उसका रेजिस्टेंस है, और कितना आपने करंट को फ्लो किया उसमें से। आजकल तो गीज़र ऑटो कट हो जाते हैं ना, जितना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसमें एक टेम्परेचर का थर्मोमीटर भी लगा देंगे, वो जैसे ही उस टेम्परेचर पे आता है वो ऑटो कट कर देता है लाइट को। तो ये तीनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है हीटिंग। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग था।
अगर प्रैक्टिकल सिचुएशन में देखते हैं तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज कनेक्टेड टू अ नोन वोल्टेज सोर्स इट इज़ यूज्ड आफ्टर कैलकुलेटिंग द करंट थ्रू इट यूजिंग द रिलेशन I इज इक्वल टू VR। इसको हम कैलकुलेट करके ही यूज़ करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या होते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। ये तो आप अभी तक समझ ही गए होंगे, जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता है उसको हम यूज़ करते हैं अलग अलग अप्लायंसेज में। जनरेशन ऑफ हीट इज़ इन अ कंडक्टर इज़ एन इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। हमें समझ गए थे कि हम वैसे चाहते नहीं थे कि भाई हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट गर्म हो, क्योंकि हम तो उसका मेन यूज़ करना चाहते थे। बट ये जो अनडिज़ायरेबल इफेक्ट था, हमने देखा गर्म होने से तो हम रोक नहीं सकते, तो हमने उसको कन्वर्ट कर लिया यूज़फुल तरीके से। तो इन इलेक्ट्रिक सर्किट द अनअवॉइडेबल हीटिंग कैन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कंपोनेंट्स एंड ऑल्टर देयर प्रॉपर्टीज़। लेकिन हीटिंग इफेक्ट जो है इलेक्ट्रिक करंट का वो यूज़फुल भी हो सकता है। किस तरीके से? हम उसको हीटर में यूज़ कर लेते हैं, प्रेस में यूज़ करते हैं, गीज़र में यूज़ करते हैं, है ना, टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटल, इन सब में हम उसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को अप्लाई कर रहे हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता था? H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। कितनी हीटिंग होगी? जितना करंट फ्लो कर रहा है उसका स्क्वायर, जितना रेजिस्टेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और T के, इन तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कितनी देर के लिए, उतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट एज इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। Here the filament must retain as much of the heat generated as it is possible so that it gets very hot and emit light. It must not melt at the such high temperature. तो हम इलेक्ट्रिक बल्ब में भी उसको यूज़ करते हैं, राइट। एक स्ट्रॉन्ग जो मेटल होता है, जो स्ट्रॉन्ग मेटल होता है जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है, जैसे टंगस्टन, उसको हम बल्ब का फिलामेंट बनाने में यूज़ करते हैं। फिलामेंट जो होता है वो थर्मली आइसोलेटेड होता है एज मच एज पॉसिबल यूजिंग इंसुलेटेड सपोर्ट। तो जो बल्ब जो होते हैं आर यूजुअली फिल्ड विद द केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गॉन गैस। ये आपको पता होना चाहिए। कौन सी गैस डालते हैं हम बल्ब के अंदर? जो इलेक्ट्रिक बल्ब जिसके अंदर फिलामेंट यूज़ होता है टंगस्टन वाला, उसके अंदर हम या तो नाइट्रोजन या फिर आर्गॉन गैस डालते हैं। क्यों डालते हैं? ताकि ये केमिकली इनएक्टिव गैसेज हैं, उनको उसके अंदर हम फिल करते हैं। Most of the power consumed by the filament appear as heat, but a small part of it is in the form of light radiated. वैसे तो वो गर्म होता है, जो वो फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो यूज़ हो रहा है, वो कौन सा लॉ यूज़ कर रहे हैं हम उसमें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग लगा रहे हैं। एक्चुअल में हम उस फिलामेंट को गर्म कर देते हैं, इतना गर्म कर देते हैं कि वो लाल हो जाता है पूरा, उसकी वजह से वो ग्लो करना शुरू कर देता है, जल रहा होता है, हीट हो जाता है। वो जो हीटअप होता है उसका जो मेन पोर्शन है वो उसको गर्म कर रहा है, और जो उसका जो चमक रहा है वो हम यूज़ करते हैं लाइट एमिट करने के लिए, राइट। ये आप समझ गए होंगे। गैस कौन सी डलती है? नाइट्रोजन और आर्गॉन टाइप की गैसेस डलती हैं, इसलिए ताकि वो केमिकली इनएक्टिव गैसेस हैं, राइट। और हम इसमें क्या कर सकते हैं? कॉमन एप्लीकेशन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की इज़ फ्यूज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। जो फ्यूज़ यूज़ किए जाते हैं उसमें क्या लगे होते हैं? उसमें रेजिस्टर्स लगे होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस के। तो क्या होता है, जैसे ही वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाएंगे तो वो अपने आप से ब्रेक कर देंगे सर्किट को। तो फ्यूज़ को जब हम प्लेस करते हैं, सीरीज़ में प्लेस करते हैं विद द डिवाइस। इट कंसिस्ट ऑफ अ पीस ऑफ वायर मेड अप ऑफ अ मेटल और एन अलॉय। अलॉय के बारे में हमने बात किया था, उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को यूज़ करते हैं फ्यूज़ में। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इज़ यूज्ड इन फ्यूज़। तो फ्यूज़ में क्या किया जाता है? फ्यूज़ में एक मेटल का यूज़ किया जाएगा। जनरली कौन सी मेटल होती है वो? कॉपर, आयरन, लेड, ये इस तरीके का कोई एल्यूमिनियम, इस तरीके की कोई मेटल यूज़ करते हैं हम। जो क्या होता है, जैसे ही कोई ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, ये मेटल मेल्ट हो जाएगा, और जैसे ये मेटल मेल्ट होगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा और फ्यूज़ गिर जाएगा। ये ट्रेडिशनल फ्यूज़ यूज़ किए जाते थे। तो फ्यूज़ वायर इज यूजुअली एनकेस्ड इन अ कार्ट्रेज ऑफ पोर्सलिन और सिमिलर मटेरियल विद द मेटल एंड्स। तो उसको जो है उसको पोर्सलिन जैसे मटेरियल के बीच में उसको डाला जाता था, ठीक है। तो जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए फ्यूज़ यूज़ होते हैं वो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर एक्सेट्रा के होते हैं। ये आप इसके बारे में जानते हैं। फ्यूज़ के बारे में हमने पिछले क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था डिटेल में, ओके। फिर अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। हमने देखा था अपनी अर्लियर क्लासेस में दैट द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ पावर। इसको क्या बोलते हैं? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ पावर।
तो क्या है, दिस इज ऑल्सो द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी के कंजम्पशन को भी हम बोलेंगे द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डेसिपेट और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, दिस इज ऑल्सो टर्म एज इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है, P इज इक्वल टू VI है, या फिर P को हम क्या बोल सकते हैं, I²R भी बोल सकते हैं, है ना। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या होगी, वाट होगी, W। इट इज़ द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट वैन ऑपरेटेड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे अगर एक अप्लायंस में 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है तो उसकी इलेक्ट्रिक पावर क्या है, 1 वाट है। तो वाट क्या है फिर, इलेक्ट्रिक पावर का डिनोशन है। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसको आप पढ़ लीजिएगा, पावर प्लांट है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, उसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफार्मर स्टेप्स अप वोल्टेज फॉर ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन लाइंस डली होती हैं, फिर नेबरहुड ट्रांसफर में देने के लिए घर पे ये दिया हुआ है, ये नेबरहुड का ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, और ये ट्रांसफार्मर फिर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में देता है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस जो होती हैं ये घर तक पहुंचाती है। तो ये पूरा का पूरा ये बना हुआ है, यहाँ से जनरेट हो रही है ट्रांसफार्मर के थ्रू, फिर यहाँ पे आ रही है, ट्रांसमिशन लाइंस कैरी कर रही है बड़ी वाली, वो छोटे ट्रांसफार्मर तक भेज रही हैं, और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। तो हमने देखा पावर के बारे में। तो 1 यूनिट वाट इज़ वेरी स्मॉल, therefore in actual practice we use much larger unit called kilowatts. It is used to equal to 1000 watts. Since electric energy is the product of power and time, the unit of electric energy is therefore watt hours. इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट क्या होगी, वाट आवर्स होगी। पावर की क्या थी, वाट थी, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या थी, वाट थी, और इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक, सिंस इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, तो पावर एंड टाइम दोनों होगा तो वाट आर। सो 1 वाट आर इज द एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 वाट पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो पावर को डिनोट करते हैं वाट में और इलेक्ट्रिक एनर्जी वाट आवर में, ओके। तो वाट आवर क्या हुआ, 1 वाट पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर, इसको हम बोलते हैं। सो दिस वॉज इट। तो ये जो चैप्टर था, दिस वॉज द फिजिक्स चैप्टर अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ा सा चैप्टर ऐसा था जिसको कि हम कॉमनली नहीं पढ़ते हैं, हम उसको तभी पढ़ते हैं जब हम स्पेशल इस चैप्टर को पढ़ने बैठेंगे। जनरल मतलब डिस्कशन में ये चैप्टर हमारे नहीं आते हैं, केमिस्ट्री के चैप्टर्स आ जाते हैं, बायो के चैप्टर आ जाते हैं, बट फिजिक्स के चैप्टर जनरली हमारे जनरल डिस्कशन में नहीं आते, इसीलिए हमें थोड़े से अनफेमिलैरिटी की वजह से हमको थोड़े से डिफ़िकल्ट लगते हैं। बट अगर आप इस चैप्टर को 1-2 बार और पढ़ लेंगे तो यू विल टेंड टू रिमेंबर ऑल द कंसेप्ट जो हमने इसमें डिस्कस किए हैं। इसमें जो हमने कंसेप्ट डिस्कस किए थे उसमें हमने बात किया था करंट के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, पावर के बारे में, हमने हीटिंग इफेक्ट के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में बात किया था, रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, ओम्स लॉ के बारे में बात किया था। तो कुछ बेसिक सी चीज़ों के बारे में हमने इसके बारे में पढ़ा था। आप 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे तो आप इससे जुड़े हुए सभी सवालों को ठीक भी कर पाएंगे। इसमें इस चैप्टर से स्पेशली इस तरीके के चैप्टर्स से जो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं उनसे बहुत सिंपल सवाल पूछे जाते हैं। सिंपल इन द सेंस उसमें सीधा पूछ लिया जाता है कि भाई वोल्ट मीटर को आप सीरीज़ में कनेक्ट करोगे या पैरेलल में कनेक्ट करोगे, या एमीटर जो होता है वो क्या मेजर करता है, या पावर की यूनिट क्या है, इसको कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था पर्टिकुलर चीज़ों को, और ओम जो होता है, ओम्स लॉ क्या रेजिस्टेंस के बारे में बात करता है या किसके बारे में बात करता है, ओम में हम क्या मेजर करेंगे, रेजिस्टेंस मेजर करेंगे, और या फिर हमें चार्ज का जो है एसआई यूनिट क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, बहुत सिंपल स्टेट पीसीएस है छोटे एग्जाम के लिए। अगर आपको कोई कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा तो भी आप इस वाले चैप्टर को पढ़ के समझ के आप उसका जवाब दे सकते हैं। सो आई ट्राइड कि ये थोड़ा सिंपल फॉर्म में मैं आपको चैप्टर समझा पाऊँ। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस एज वेल। तो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।